साथियों एक बार फिर से हम आ चुके हैं आप सभी के बीच जो शिक्षण अभिरुचि एवं अभिवृत्ति का साथियों पार्ट है। बीएसटीसी एंड पीटेट दोनों के लिए साथियों वैल्यूएबल पार्ट आपका रहने वाला है। आपका पीटेट का एग्जाम साथियों बात करें तो 21 मई को, इस बीच बहुत कम समय हमारे पास है। तो इस कम समय में हमारी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, तो जो मॉडल टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यूसली डाले जा रहे हैं, इसके अंदर साथियों आपको 50 के 50 क्वेश्चन साथियों, ठीक है। तो आप मॉडल टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें साथियों, और अपने दोस्तों के साथ जिनकी भी तैयारी इस पीटेट की चल रही है तो सभी को शेयर कीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए बता देने वाला हूँ, 21 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो 21 मई तक कंटिन्यूसली आपके बीच दो यहाँ पर मॉडल टेस्ट आने वाले हैं, शिक्षण अभिरुचि के, सामान्य ज्ञान के, हिंदी के साथियों, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए साथियों बिना वक्त गवाए अपने आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। आज का जो पहला प्रश्न अपना रहा है, एक प्रतिभाशाली बालक के समाधान के लिए कौन सी विधि सबसे व्यवहारिक व यथार्थपूर्वक है साथियों। यहाँ पर 3 विधियां दी गई है, यहाँ पर संवर्धन, त्वरण, अलगाव या फिर सभी का संयोजन। इसके अंदर साथियों बात करें जो एक प्रतिभाशाली बालक उसके जो समाधान के लिए जो ये तीनों ही विधियों का संयोजन है वो एक जरूरी है। संवर्धन भी होना चाहिए, त्वरण का भी, अलगाव का भी साथियों। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन है, यानी कह सकते हैं सभी का संयोजन। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके अनुसार बालकों के लिए अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सर्वोत्तम है। अधिगम की प्रक्रिया यहाँ पर करके सीखना, पर किसी गतिविधि को कैसे करना है बताना, प्रदर्शन देकर या फिर लिखित निर्देश देकर, ठीक है। तो इसके अंदर साथियों जो सबसे इफेक्टिव या फिर सर्वोत्तम या फिर बात करें अच्छी, तो ये है करके सीखने की साथियों। करके सीखने की जो प्रक्रिया है यह सबसे अच्छी है, सर्वोत्तम है। करके सीखने से बालक जल्दी सीखता है और सुस्पष्ट तरीके से सीख जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। उसके बाद साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई भी बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। टैगोर शिक्षा, जो टैगोर है वो शिक्षा के किन लक्ष्यों की ओर इंगित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कथन है कि कोई भी बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन के अंदर व्यक्तिगत लक्ष्य है, सामाजिक लक्ष्य, व्यक्तिगत सामाजिक लक्ष्यों का संश्लेषण या फिर सांस्कृतिक लक्ष्य। इसकी अगर अपने बात करते हैं तो उन्होंने किस लक्ष्य की ओर इंगित किया है, तो अपने कह सकते हैं जो व्यक्तिगत लक्ष्य है ये इनकी ओर इंगित इस कथन के अंदर वो कर रहे हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है जो विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के अनुसार। इसकी अगर अपनी बात करते हैं साथियों तो ये जो आ जाता है बालकों के अंदर, बालकों में पहले से जो विद्यमान पूर्णता की सिद्धि। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, बिगड़ा बच्चा। बिगड़ा बच्चा शब्द सामान्यतः ऐसे बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों, ठीक है, जिनकी सामान्य बुद्धि कम होती है, जिनकी मतलब क्या है किसी एक खास विषय में कमजोर होते हैं, जिनमें कोई शारीरिक खराबी होती है, फिर जो कुसमायोजित होते हैं। बिगड़ा बच्चा साथियों किस जो है बालकों के लिए, किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। जो बिगड़ा बच्चा है जो एक कुसमायोजित होते हैं, यानी कि अपने आप को वातावरण के अंदर नहीं डाल सकते साथियों। इस प्रकार से जो कुसमायोजित बालक होते हैं वो बिगड़े बच्चे को, सामान्यतः इस प्रकार के बच्चों को बिगड़ा बच्चा शब्द से संबोधित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्न में से कौन सा कक्षा में बालकों के व्यवहार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। बालकों के व्यवहार को शिक्षक या फिर संगी साथी, स्कूल का वातावरण या फिर कक्षा मॉनिटर। साथियों बात करते हैं बालकों के अगर व्यवहार को सबसे ज़्यादा परिवर्तन किया जा सकता है तो वो एक शिक्षक ही कर सकता है। 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बालकों में सामूहिक परिपक्वता के विकास में सहायक है साथियों, ठीक है। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो कौन सा तरीका है, ये है सामूहिक तनाव को दूर करने के लिए रचनात्मक रास्ते प्रदान करना। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच, एक दुर्व्यवहार करने वाले बालक के बारे में सही है साथियों। इन 4 ऑप्शंस के अंदर जो एक दुर्व्यवहार करने वाले बालक के बारे में सही कौन सा कथन है, इसकी अगर अपनी बात करते हैं तो ये है, समस्या के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने में असमर्थ होते हैं। 2 नंबर ऑप्शन जो आपका दिखाया जा रहा है एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच कुछ इस प्रकार से, सामाजिक परिपक्वता का मतलब क्या है। सामाजिक परिपक्वता की बात करते हैं साथियों, जब भी सामाजिक परिपक्वता की बात करते हैं तो ये आ जाता है जो स्वयं के लिए
स्वयं के कार्यों व अन्य लोगों के लिए उत्तरदायी होना, मतलब समाज के अंदर किस प्रकार से वो परिपक्व होता है, मैच्योरिटी जो होती है सोशली मैच्योरिटी उसकी इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं। इसका मतलब स्वयं के लिए, स्वयं के कार्यों व अन्य लोगों के लिए उत्तरदायी, उसका भी कुछ न कुछ उत्तरदायित्व तो बनता है समाज के अंदर। तो 4 नंबर ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पर कक्षा में अनुशासन अनिवार्य है क्योंकि, क्या कारण है कि साथियों कक्षा के अंदर अनुशासन अनिवार्य है? तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो सीखने के लिए विद्यार्थियों पर नियंत्रण भी जरूरी है साथियों। जो अनुशासन होता है वो एक विद्यार्थियों को निश्चित व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है साथियों। तो यहाँ पर क्या है, उनके अंदर एक नियंत्रण भी जरूरी होना चाहिए। तो इस प्रकार से अनुशासन एक नियंत्रण भी कार्य करता है, और सीखने के लिए विद्यार्थियों के लिए नियंत्रण बहुत जरूरी है, एक आवश्यक तत्व कह सकते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं साथियों, कक्षा में अनुशासन लागू करने से पहले शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है साथियों? अनुशासन जो है लागू करने से पहले, तो अनुशासन लागू करने से पहले साथियों जो है शिक्षक के लिए क्या जरूरी है? शिक्षक के लिए यह जरूरी है कि छात्रों से मिलकर अपेक्षा और मानसिक यहाँ पर मानक स्थापित करे। ठीक है, अपेक्षा और मानक स्थापित करे, 2 नंबर ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक जो है छात्रों के साथ सौहार्द किसके द्वारा स्थापित कर सकता है साथियों? ठीक है, तो किसके द्वारा स्थापित करता है? छात्रों के साथ मित्रत्व होकर। ठीक है, छात्रों के साथ मित्रत्व होकर, जिस प्रकार से आजकल की शिक्षा है बाल केंद्रित शिक्षा, तो जो छात्रों का टीचर के साथ जितना अटैचमेंट हो, या फिर अपने कह सकते हैं कि मित्रवत व्यवहार उनके अंदर होना चाहिए। तो 2 नंबर ऑप्शन आ जाने वाला है। उसके बाद देखते हैं साथियों, यहाँ पर जो है समर्थनकारी प्रशासन के लिए आवश्यक है। यहाँ पर एक कथन दे रखा है, प्राचार्य शिक्षकों के साथ शक्ति साझा करने को तैयार हो, वह उनसे जो है वह उनमें उसको नेता बनाने का कौशल हो साथियों। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हो साथियों? पूर्णतः सहमत, सहमत, आंशिक सहमत, या फिर असहमत? इस कथन की बात करें तो इस कथन से अपने क्या है, पूर्णतः सहमत है, 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ज्ञान एवं कौशल कुछ व्यक्तियों द्वारा अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है साथियों। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है साथियों? इस कथन की अगर अपने बात करते हैं तो इससे भी अपने पूर्णतः सहमत है साथियों। बिल्कुल है दोस्तों, जो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ज्ञान एवं जो कौशल है वो व्यक्तियों को अगली पीढ़ी के, जिस प्रकार से अपने माता पिता अपने को कुछ न कुछ ज्ञान देते हैं, तो अपने ज्ञान लेते हैं, फिर अपने बच्चों को अपने ज्ञान देंगे। इस प्रकार से मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान अपने लिया है, चाहे वो स्कूल के अंदर टीचर से लिए, अब जैसे जिस प्रकार से टीचर हमें एक बच्चे को बताते हैं, तो ये बच्चा आगे जाकर इसी ज्ञान को आगे और फैलाएगा, टीचर बनेगा तो आगे और बच्चों को ये ज्ञान देगा। यानी कि इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी उसके अंदर क्या हो रहा है, हस्तांतरित हो रहा है। यानी कि इस कथन से अपने क्या पूर्णतः सहमत है। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर छात्रों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी है साथियों? अवांछित व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी है, या फिर सर्वश्रेष्ठ विधि है? इस विधि की बात करें तो ये जो विधि आ जाती है, यह ऐसे व्यवहार के कारणों को जानना और समझना। जो अवांछित व्यवहार कर रहे हैं छात्र, उनके कारणों को जानना और इन कारणों को समझना। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद साथियों, यहाँ पर विद्यालय में अनुशासन जो है व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य। अनुशासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन व्यवस्था की अगर अपनी बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है साथियों। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, 2 ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं और बाकी तीसरे चौथे ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, फिर हितकारणीय शिक्षण का वातावरण बनाना साथियों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है साथियों 2 नंबर, और यहाँ पर 3 और 4 नंबर ऑप्शन अनुपस्थित है, गलती से यहाँ पर प्रिंट नहीं हुए साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन पे डिस्कस करना अच्छे से, और यहाँ पर जो 2 नंबर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, श्रीमान राम जो है विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय है, इस कारण हो सकता है। क्या हो सकता है साथियों? श्रीमान राम विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय है, इसका कारण हो सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है जो विद्यार्थियों के अंदर लोकप्रिय है? इसकी अगर कारण जानने की बात करें तो अपने विषय पर उनका अधिकार है, अपने विषय पर उनका अधिकार है। क्योंकि टीचर का सबसे पहला यही दायित्व बनता है कि अपने शिक्षण विषय उनका उस पर अच्छे से ध्यान होना चाहिए, उस पर अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, तो उनका अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट यहाँ पर विद्यार्थियों को गृह कार्य क्यों दिया जाता है? विद्यार्थियों को गृह कार्य क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब गृह कार्य दिया जाएगा तो वो स्वयं उनका आंकलन करेंगे घर जाकर और उनको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो स्वयं पढ़ने की आदत के विकास के लिए ये जो है गृह कार्य दिया जाता है, 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं साथियों, यहाँ पर एक छात्र सुनील पिछले कुछ दिनों में आपकी कक्षा में देर से आ रहा है, आप क्या करेंगे साथियों? एक छात्र आपकी कक्षा में देर से आ रहा है, कुछ दिनों से आप नोटिस करो, तो अब आप वहाँ पर क्या एक्शन लोगे? तो इसकी अगर अपने बात करते तो ये कक्षा के बाद उसे बुलाकर कारण जानेंगे कि क्यों, किस कारण से वो है क्लास के अंदर नियमित तौर पर लेट आ रहा है, देर से आ रहा है, तो उसे अपने पर्सनली मिलेंगे। एक शिक्षक का यह दायित्व बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने बहुत अच्छे से अपना पाठ तैयार किया है पर आपको पता चलता है कि विद्यार्थी रुचि नहीं ले रहे, तब आप क्या करोगे साथियों? ठीक है, तो अपनी शिक्षण विधि को बदलेंगे, पढ़ाते रहेंगे, उनको ध्यान देने के लिए कहेंगे, उनकी अरुचि का कारण पूछेंगे साथियों। यहाँ पर जिस प्रकार से आप कॉमन सेंस पे लगा सकते हो आपका जो टीचिंग, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप जिस तरीके से समझा रहे हो, आपकी जो विधि है शिक्षण की, वो जो है बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, तब आप यहाँ पर क्या करोगे साथियों? पढ़ाते रहो। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना साथियों, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या अपनी शिक्षण विधि को बदलेंगे, जिस प्रकार से आप अपनी जो है शिक्षण विधि है उस कोई और शिक्षण विधि से उनको जिस प्रकार से पढ़ाया जाए, ताकि उनके जो है जो आप पढ़ा रहे हो उनको समझ में आए। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ाते समय उदाहरण देने का उद्देश्य होता है। जिस प्रकार से एक टीचर हमें पढ़ाते हैं, आपने भी पढ़े होंगे पीछे, तो वो उदाहरण देते हैं, तो उदाहरण देने के पीछे का क्या उद्देश्य होता है, इस की बात अगर अपने करें तो ये आ जाता है पाठ की व्याख्या के लिए। ठीक है, कोई भी पाठ है, चाहे साइंस के अंदर है, चाहे आपके जो है सोशल साइंस के अंदर, इस प्रकार से वहाँ पर अपने को उदाहरण देकर कुछ न कुछ बातें समझाई जाती है, तो वो पाठ की व्याख्या करने के लिए होता है साथियों। उसके बाद फिर से अपने नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 72 नंबर प्रश्न। एक नवयुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा में पहले दिन आप क्या करेंगे? जैसे आप एक नवयुक्त शिक्षक है, नए नए यहाँ पर आपकी युक्ति हुई है, तो अब आप वहाँ पर क्या करेंगे? तो इस बीच अपने क्या करेंगे, जो विद्यार्थियों के साथ एक संक्षिप्त परिचय सत्र रखेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों के साथ एक संक्षिप्त परिचय सत्र रखेंगे, जिसके अंदर आप विद्यार्थियों से परिचित होंगे। तो 2 नंबर ऑप्शन सबसे पहले अपना आ जाएगा। उसके बाद यदि आपकी नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र बेहोश हो जाता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे साथियों? आपकी कक्षा के अंदर कोई छात्र बेहोश हो गया, तब आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं? उसे प्राथमिक उपचार देंगे। जिस प्रकार से आप जैसे टीचर लोग हो, तो आपके स्कूल के अंदर जो है फर्स्ट एड किट वहाँ पर उपलब्ध होंगे, तो उसे प्राथमिक उपचार दोगे आप स्कूल के अंदर ही। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? टीचिंग है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कौशल या पर स्किल क्या है क्या है साथियों? यहाँ पर टीचिंग की सबसे महत्वपूर्ण स्किल तो ये है, शिक्षक जो कह रहा है उसे छात्रों को समझाना, यही स्किल है शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण। जो शिक्षक कह रहा है उसे छात्रों को समझाएं, किस प्रकार से समझाएं, तो यही सबसे महत्वपूर्ण स्किल आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किसी छात्र द्वारा गलत उत्तर देने पर सबसे सही प्रतिक्रिया है। गलत उत्तर किसी छात्र ने दिया है, तो सबसे सही प्रतिक्रिया क्या हो सकती है आपकी? तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं, तो उत्तर क्यों गलत है बताना। मान लो आपने कोई जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर गलत दिया, तो आप उसको समझाओ कि भी इसका जो उत्तर ये गलत आप क्यों बता रहे हो, तो उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। इस प्रकार से 2 नंबर ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद विद्यार्थियों को उन शिक्षकों को अधिक पसंद करना चाहिए जो किस प्रकार के हो साथियों? तो विद्यार्थियों को जो उन शिक्षकों को पसंद करना चाहिए जो किस प्रकार के हो, जो विषय संबंधी उनकी कठिनाइयों को दूर करे, जो भी उनके डाउट्स उनको दूर करे। 3 नंबर ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, शिक्षकों को उत्तरदायी बनाने के लिए यहाँ पर उनको देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए साथियों? ठीक है, शिक्षकों को उत्तरदायी बनाना है तो उन्हें क्या देने चाहिए? विषय वस्तु और शिक्षण विधि की चयन की स्वतंत्रता। ठीक है, विषय वस्तु और शिक्षण विधि के चयन की स्वतंत्रता, किसी भी विधि से वो पढ़ाई, लेकिन उनको समझ में आना चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद एक अच्छे जो है संप्रेषणकर्ता के लिए जरूरी है वह अच्छा है। ठीक है, क्या जरूरी है जो अच्छा हो उसके लिए?
ठीक है, तो इसकी अगर अपने बात करते हैं भाषा के उपयोग में 2 नंबर, क्योंकि संप्रेषण जब भी होगा तो भाषा के माध्यम से होने वाला है, तो यहाँ पर भाषा के उपयोग में 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, अपना व्याख्यान तैयार करने के लिए आप पहला कदम क्या उठाएंगे? अपना व्याख्यान तैयार करने के लिए पहला कदम जो एक शिक्षक को उठाना चाहिए वो है कि सामग्री को तार्किक रूप में व्यवस्थित करना। जो भी आपकी पाठ्य सामग्री उसको तार्किक लॉजिकली उसको व्यवस्थित करना, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, किस प्रकार का अधिगम अधिगम करता है कि अधिगम संबंधी कमी और कठिनाइयों को चिन्हित करता है? तो इसकी अगर अपने बात करें तो ये जो अधिगम जो आता है ये स्थापना, ठीक है, तो यहाँ पर स्थापना, निरंतर और योगात्मक और नैदानिक, तो यहाँ पर जो आता है अपना ऑप्शन निरंतर, कंटिन्यूस। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक है जो शिष्यों के समूह में व्यवहार का अध्ययन किस विधि से करता है? साक्षात्कार, प्रयोग द्वारा, केस इतिहास द्वारा या फिर निरीक्षण विधि द्वारा। ये सभी मनोवैज्ञानिक विधियां एक शिक्षक शिष्यों के समूह के अंदर व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इसमें से कौन सी विधि का उपयोग करे? तो ये जो विधि अपनी आ जाती है, ये विधि आ जाती है निरीक्षण विधि, 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा निष्णांत अधिगम का तत्व है? निष्णांत अधिगम का तत्व इनमें से कौन सा है? तो इस तत्व की अगर अपने बात करें तो ये वैकल्पिक पुस्तकों का उपयोग, 1 नंबर ऑप्शन जो कि अपना राइट आंसर यहाँ पे आ जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पर, निरंतर समग्र मूल्यांकन के दौरान किसका मापन होता है? निरंतर समग्र मूल्यांकन के दौरान किसका मापन होता है? ठीक है, तो यहाँ पर सर्वांगीण विकास, रचनात्मकता का विकास, अनुभव का विकास या फिर समस्या समाधान का विकास। ठीक है, तो ये जो अपना आ जाता है सर्वांगीण विकास के लिए जो है मापन, सर्वांगीण विकास निरंतर समग्र मूल्यांकन है जो कि उसका सर्वांगीण विकास का एक मापक होता है, 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर साथियों बहुत बड़ा प्रश्न है, एक महान शिक्षक बालकों को पढ़ाने और उनके साथ काम करने के लिए भावपूर्ण होता है। वे बालकों के जीवन को प्रभावित करने के लिए उत्साहित होते हैं और उनके जीवन पर इसके प्रभाव को समझते हैं। इससे क्या आप सहमत है? किस प्रकार से सहमत है? इससे अपने क्या है, पूर्णतः सहमत है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन पूर्णतः अपने सहमत हो जाएंगे इस कथन से, क्योंकि एक महान शिक्षक है, बालकों को पढ़ाने उनके साथ जो काम करने के लिए भावपूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ से अपने पूर्णतः सहमत हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन शिक्षण व छात्र दोनों को लगातार जानकारी देने के लिए अधिगम उन्नति का निर्धारण करता है? तो यहाँ पर स्थापना मूल्यांकन, योगात्मक या फिर विकासशील या फिर नैदानिक। इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये जो आ जाता है अपना जो विकासकालीन मूल्यांकन, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है साथियों यहाँ पर, जीवन में सीखने का उद्देश्य क्या है? जीवन के अंदर सीखने का उद्देश्य है तो ये है व्यवहार के अंदर परिवर्तन, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, शिक्षा ही मनोविज्ञान है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है, उसके व्यवहार के अंदर परिवर्तन, जिस प्रकार से नई चीज़ों को सीखे तो अपने उनको व्यवहारगत उनको करें, तो एक व्यवहार के अंदर परिवर्तन अपने को होता है सीखने का उद्देश्य। नेक्स्ट बात करते हैं, एक अच्छे शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में उच्च अपेक्षाएं होती है और वह सबको अपने सर्वोत्तम स्तर पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस कथन से क्या आप सहमत है, पूर्णतः सहमत है और आंशिक सहमत है या फिर असहमत, क्या हो सकते हैं? तो इसकी अगर अपनी बात करते हैं तो बिल्कुल एक पूर्णतः सहमत है, क्योंकि एक अच्छा अध्यापक अपने विद्यार्थियों में उच्च अपेक्षाएं होती है अपने विद्यार्थियों के अंदर, और सबको सर्वोत्तम स्तर मतलब ऊंचे से ऊंचे स्तर करने के लिए उनको प्रेरित करता है, मोटिवेट रखता है। तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल पूर्णतः सहमत हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों यहाँ पर, विद्यार्थियों को स्व अभिप्रेरित मतलब अपने आप से ही मोटिवेट अधिगमगार्थी बनने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर जो एक शिक्षक की भूमिका रहती है वह है विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना कि वह कर सकता है, अपने अंदर से उसको मोटिवेट फील होगा, फिर वह कर सकता है। तो 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, CCE का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? CCE का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष, तो CCE के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष की अगर अपने बात करते हैं तो ये है जो आपका परीक्षा के डर को भी कम करना है और विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन भी साथियों, दोनों ही अपने आ जाएंगे। तो जो कोई 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपने को दिखाया जा रहा है, करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ है, जो शिक्षा है उसका विश्लेषणात्मक अर्थ किस प्रकार से है? तो ये है बालकों की अंतरण शक्तियों का विकास। ठीक है, अंतरंग शक्तियों का विकास, 2 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट पे बात करते हैं साथियों, एक शिक्षक को छात्रों में सर्वाधिक निष्पादन के लिए क्या करना चाहिए। निष्पादन के लिए क्या करना चाहिए, तो ये है छात्रों को उनका सर्वोत्तम करने के लिए प्रेरित, मतलब उनका 100% करने के लिए उनको प्रेरित करना, मोटिवेट करना। उसके बाद नेक्स्ट है, एक शिक्षक के रूप में आप पाते हैं कि कक्षा में राजेश नामक विद्यार्थी अत्यधिक क्रियाशील है, जो कि दूसरों के लिए भी परेशानी का कारक है, तो आप क्या करेंगे साथियों। राजेश नामक विद्यार्थी अत्यधिक क्रियाशील है, जो कि दूसरों की परेशानी का कारक है, तो इस स्थिति के अंदर आप क्या करोगे एज ए टीचर, तो यहाँ पर उसे उद्देश्यात्मक गतिविधि उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, उसका यानी उद्देश्यात्मक गतिविधि मतलब जिसका कुछ ना कुछ उद्देश्य हो। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर, आपके अनुसार एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। आपके अनुसार एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। शिक्षक की जब भी बात आती है तो वहाँ पर अपने विषय पर अधिकार तो उसका होना चाहिए। सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है अपने विषय पर अधिकार। शिक्षण की योग्यता भी उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि टीचिंग एबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। उसके अंदर धैर्य व डटे रहने का भी जो है सामर्थ्य उसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने को उपयुक्त सभी दे रखा है। वैसे यहाँ पर सबसे सुस्पष्ट की बात करें, इन तीनों के अंदर से बात करें तो तीनों अपने आ जाता है। विषय पर अधिकार सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अपने तीनों ही दे रखे हैं। तीनों के साथ चौथा ऑप्शन जैसे देखते हैं उपयुक्त सभी, तो मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सभी के सभी कारक इंपॉर्टेंट है, अपने से महत्वपूर्ण गुण ये पूछा है, तो सभी के सभी महत्वपूर्ण है, तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जब कोई विद्यार्थी अपने शिक्षक की तरह बोलने, पहनने तथा व्यवहार करने लगे तो यह क्या कहलाता है साथियों। समावेशन, आंतरिकीकरण या फिर तादात्म्यकरण या फिर अनुरूपण। इसकी अगर अपने बात करें, जो एक विद्यार्थी अपने शिक्षक की तरह बोलने, कार्य करने, पहनावे की तरह व्यवहार करने लगता है, तो यहाँ पर जो आ जाता है वो है अनुरूपण करता है उसका। ठीक है, जो छात्र है या फिर विद्यार्थी अपने शिक्षक का अनुरूपण करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर साथियों, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात करें तो ये जो आ जाता है आपके 3 नंबर ऑप्शन जो आपका दिखाया जा रहा है यहाँ पर, विद्यार्थियों के लिए जो ज्ञानार्जन एवं समझ को सुगम बनाना। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर 97 नंबर का प्रश्न, आपको क्या लगता है कि अनुभवी शिक्षक का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है। अनुभवी जो शिक्षक उनका सर्वोत्तम लक्ष्य की बात करें तो वो कक्षा में अधिगम को रुचिकर बना देते हैं। अधिगम मतलब जो पाठ्य सामग्री वो समझा रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं तो उनको क्या रुचिकर बनाएंगे, तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है 98 नंबर का प्रश्न, आपके अनुसार एक शिक्षक का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षक का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो तार्किक सोच को पोषित करना। जो भी तार्किक लॉजिकली सोच है उसको पोषित करना एक शिक्षक का प्राथमिक उद्देश्य होता है, तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, एक शिक्षक के तौर पर आप विद्यार्थियों में अनुशासन कैसे बनाएंगे। एक शिक्षक है और आप विद्यार्थियों के अंदर एक अनुशासन की भावना लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर विद्यार्थियों की जिम्मेदारी देकर उनके अंदर अनुशासन का भाव लाया जा सकता है, तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आज का, आपके अनुसार जो है पेशेवरता का क्या अर्थ है। पेशेवरता का क्या अर्थ है, तो पेशेवरता की जब भी बात करें तो ये है जो पेशेगत आचार संहिता का पालन करना ही क्या है, पेशेवरता का अर्थ है, तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट आंसर आ जाता है। इसी के साथ आज अपने 50 के 50 प्रश्न डिस्कस किए हैं, जो कि आपके प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, यानी कि अपने को 150 प्रश्न का जो 150 नंबर का जो पोर्शन है आज अपने पढ़ चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपको आज की इस क्लास के अंदर सीखने को मिला हुआ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपका जो 21 मई को एग्ज़ाम है, तो इस बीच बहुत कम समय आपके पास है, तो यहाँ पर रेगुलरली कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए मॉडल पेपर के साथ।